हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनडी क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो भाई आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। ये हमारा क्लास 11 के चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 9 है। और भाई देखिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूपी बोर्ड वाले, सीबीएसई बोर्ड वाले, आईसीएसई बोर्ड वाले तीनों इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। और भाई आपको एक बात पहले बता दूं, इसकी टोटल थ्योरी आज मैं कंप्लीट कर दूंगा और जितने क्वेश्चंस होंगे उनको भी आज ही कंप्लीट कर दूंगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी आयनन विभव को पढ़ेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक पूरे जोश के साथ। तो विद्युत ऋणात्मकता जो है आपकी, इससे पहले हमने पढ़ दिया था परमाणु त्रिज्या। क्या पढ़ा था इससे पहले? हमने परमाणु त्रिज्या पढ़ा था। तो जो विद्युत ऋणात्मकता है वो क्या है, देखो इसका जो रिलेशन है वो है आपका सहसंयोजक 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 अणु। इसका जो रिलेशन है वो डायरेक्ट बनता है सहसंयोजक अणु यानी कोवलेंट मॉलिक्यूल से। तो देखो सहसंयोजक अणु क्या होते हैं वो आपने क्लास 10th में पढ़ लिए होंगे। जैसे हमारे पास H2 हो गया, Cl2 हो गया, HCl हो गया, CH4 हो गया, CCl4 हो गया। इस तरीके से मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके से इनको हम सहसंयोजक अणु बोलते हैं, क्योंकि इनमें सहसंयोजक बॉन्ड पाया जाता है। आपने पढ़ा होगा वहां पर क्लास 10th में नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, H सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, इस तरीके से। तो इनको हम बोलते हैं सहसंयोजक अणु। क्या बोलते हैं भाई? सहसंयोजक अणु बोलते हैं। तो देखो यहीं से हम विद्युत ऋणात्मकता को कनेक्ट करेंगे, समझेंगे। तो देखो जो हमारे विद्युत ऋणात्मकता है वो क्या है। देखो सबसे पहले मैं इसको दो पार्ट में पढ़ाऊंगा आपको, या फिर छोड़िए इसको हम बिल्कुल सिंपल वे में पढ़ते हैं। तो देखो मान लो कि आपके पास क्या है, आपके पास कोई सहसंयोजक अणु है। क्या है भाई? कोई सहसंयोजक अणु है। अब सहसंयोजक अणु मतलब हम मान लेते हैं H2। पहले हम H2 टाइप को देख लेते हैं, मतलब जिसमें दोनों एटम सेम हो। पहले हम ऐसे अणुओं के लिए इसको पढ़ेंगे जिसमें दोनों के दोनों एटम सेम हो। जैसे यहाँ पर दो H हैं, दोनों के दोनों H ही हैं, सेम है। ठीक है, पहले हम दोनों सेम वाले एटम के लिए इसको स्टडी करेंगे। तो देखो मान लीजिए आपके पास कोई इस प्रकार का सहसंयोजक अणु है जिसमें दो एटम हो और दोनों के दोनों सेम हो। दो एटम हो, दोनों के दोनों सेम हो। तो देखो क्या होगा, तो क्या होगा आप जानते हो कि जब मॉलिक्यूल बनता है तो वे आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। जब कोई सहसंयोजक अणु बनता है तो वे क्या करते हैं, वे आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। ठीक है भाई। तो जब हमारे पास H है, यहाँ पर ये H हो गया और ये एक H हो गया, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरीके से इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखेगा। अगर इनको आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है यानी सहसंयोजक बंध बनाना है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ये भी अपना यहाँ पर रख देगा और ये भी अपना यहाँ पर रख देगा, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बीच में आ जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए, इसके भी हो गए। देखो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों में इसका भी इलेक्ट्रॉन है, इसका भी है, लेकिन अधिकार इस इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर इसका भी है और इसका भी है। समझो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन तो इस वाले H का है और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले H का है। लेकिन अगर हम दोनों इलेक्ट्रॉनों को देखें, इस पूरे पेयर को देखें, पूरे युग्म को देखें, तो इस युग्म पर इसका भी पूरा पोजीशन है, अधिकार है, और इस वाले का भी पूरा अधिकार है। यानी अब क्या बन गया, इनमें इस तरीके से एक बॉन्ड बन गया। क्या बन गया भाई? बॉन्ड बन गया। अब देखो यहाँ पर ये तो मैंने आपको सहसंयोजक बंध के बारे में बताया थोड़ा सा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर भाई जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर, जब दो इलेक्ट्रॉन एक जगह हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी इलेक्ट्रॉन का युग्म, पेयर, कपल एक तरीके से। तो यहाँ पर ये जो कपल होगा, ये इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, इस पेयर को दोनों एटम क्या करते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। जैसे यहाँ पर ये पेयर बीच में है, इस तरीके से ये पेयर अब यहाँ पर बीच में है। ठीक है, तो इस पेयर को ये एटम ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा इस तरीके से। क्यों? क्योंकि इस एटम के अंदर क्या है, इसका एक न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस कैसा होता है? न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो अब वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं, उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। सही बात है। और इसके पास भी न्यूक्लियस है, यानी प्रोटॉन्स है, मतलब
और वो क्या करेगा, ये वाला क्या करेगा, ये भी अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर दोनों के दोनों एटम सेम है, यानी दोनों में सेम ही अट्रैक्टिव करने की पावर है, दोनों में सेम ही अट्रैक्ट करने की पावर है, दोनों में सेम पॉजिटिव चार्ज है जो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच पाए। यानी इलेक्ट्रॉन युग्म को जितनी पावर से ये वाला खींचेगा उतनी ही पावर से ये वाला खींचेगा। यानी इलेक्ट्रॉन युग्म ना तो इधर हिल पाएगा और ना ही इधर हिल पाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म बिल्कुल सेंटर में रहेगा, बिल्कुल सेंटर में रहेगा। ये बात तो आप समझ गए होंगे। यानी ना तो इलेक्ट्रॉन युग्म यहां पर जाएगा ना यहां पर जाएगा, बिल्कुल ऐसे सेंटर में रहेगा। ठीक है, यानी इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है कि जब आप चेक करोगे तो इस पर भी कोई चार्ज नहीं होगा और इस पर भी कोई चार्ज नहीं होगा। देखो जो सहसंयोजक अणु होते हैं, सहसंयोजक अणुओं में भी प्लस और माइनस के चार्ज पाए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि केवल आयनिक बॉन्ड में, यानी जैसे NaCl हो गया, प्लस माइनस वहीं पाए जाएंगे, यहाँ पर भी प्लस माइनस पाए जाएंगे पार्शली, यानी आंशिक रूप से। अगर ये इसको अपनी ओर खींच लेता तो इस पर तो आ जाता माइनस का चार्ज और इस पर आ जाता प्लस का चार्ज, या फिर अगर ये वाला खींच लेता इसको अपनी तरफ तो इस पर तो आ जाता माइनस का चार्ज, इस पर प्लस का चार्ज। लेकिन जब आप वहां पर चेक करोगे कि यहाँ पर तो यहाँ पर भी जीरो चार्ज है और यहाँ पर भी जीरो चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन का पेयर ना तो यहाँ पर गया ना यहाँ पर गया। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है भाई। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं थोड़ा सा आगे। तो ये तो मैंने आपको समझाया कुछ ऐसे मॉलिक्यूल के लिए जिसमें दो एटम हो, दोनों के दोनों सेम हो। अब हम देख लेते हैं कुछ ऐसे, जैसे हमारे पास HCl है, HCl है यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखो यहाँ पर दोनों दो एटम है, एक तो हाइड्रोजन का, ठीक है, एक क्लोरीन का, दोनों डिफरेंट है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर क्लोरीन। अब हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्लोरीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो हाइड्रोजन का अगर इन दोनों का आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाना है, यानी कोवलेंट बॉन्ड मतलब सहसंयोजक बंध बनाना है, तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रखेगा, ठीक है भाई, और ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रखेगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आ जाएंगे बीच में। अब क्या होगा, अब वही बात है, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में और इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये भी एटम को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा और ये भी कोशिश करेगा। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जब आप चेक करोगे बाद में जाकर के, तो हाइड्रोजन क्लोरीन, तो जो आपको इलेक्ट्रॉन का ये पेयर है ये थोड़ा उस साइड मिलेगा, यानी यहां पर ये थोड़ा सा आपको उस साइड मिलेगा ऐसे, बिल्कुल सेंटर में तो यहां पर है लेकिन सेंटर से थोड़ा सा उधर खिसका हुआ मिलेगा। क्यों, क्योंकि क्लोरीन ने हाइड्रोजन के मुकाबले ज्यादा पावर लगाई इसको अपनी ओर खींचने के लिए, अपनी ओर खींचने के लिए, इसलिए क्लोरीन पर थोड़ा सा माइनस चार्ज आ गया। अब ये एक निशान होता है, इसको बोलते हैं डेल। अगर इसके ऊपर मैं माइनस लगा दूं तो उसका मतलब है थोड़ा सा माइनस चार्ज, और यहां पर इससे इलेक्ट्रॉन दूर गया है तो उस पर जरा सा पॉजिटिव चार्ज आ गया, जरा सा पॉजिटिव चार्ज आ गया। मतलब इलेक्ट्रॉन अभी पूरा क्लोरीन के पास नहीं गया है, केवल थोड़ा सा खिसका है उसकी ओर, इसलिए क्लोरीन पर थोड़ा सा ही माइनस चार्ज आया है। इसको हम डेल माइनस से दिखाते हैं। डेल यहाँ पर दिखाता है पार्शियली, यानी थोड़ा सा आंशिक रूप से, और हाइड्रोजन की ओर से पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं गया है, केवल थोड़ा सा खिसका है दूर की ओर, इसलिए वहां पर डेल पॉजिटिव आया, यानी थोड़ा सा पॉजिटिव आया। इस तरीके से यहां से आपको क्या पता लगता है, यहां से आपको पता लगता है भाई कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है यानी विद्युत ऋणात्मकता है वो हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है। जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है यानी विद्युत ऋणात्मकता है वो ज्यादा है। ठीक है, तो अब मैंने आपको इस तरीके से मॉलिक्यूल के लिए भी पढ़ा दी जिनमें दो एटम हो, दोनों अलग अलग हो। तो यहां पर आप एक बात समझ गए होंगे, पहली बात कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का टॉपिक है इसको हम सहसंयोजक अणुओं के लिए डिस्कस करते हैं, यानी जहां पर कोवलेंट बॉन्ड बनता हो वहां पर डिस्कस करते हैं। और अगर दोनों एटम सेम है मॉलिक्यूल में तो वहां पर तो दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जाहिर सी बात है सेम ही होगी, यानी इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, जो कपल है, वो सेंटर में रहेगा, ना तो इधर खिसकेगा ना इधर खिसकेगा, यानी कोई से पर भी चार्ज नहीं आएगा। अगर अगर भाई इस तरीके का मॉलिक्यूल आ गया कि एक एटम डिफरेंट है एक एटम डिफरेंट है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर उस एटम की ओर खिसक जाएगा जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी। यानी अब जिसकी ओर खिसकेगा, जिसकी ओर खिसकेगा उस पर तो थोड़ा सा माइनस का चार्ज, और जिसकी ओर से खिसकेगा, जिसकी ओर से छूटेगा उस पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये विद्युत ऋणात्मकता मैंने आपको समझाया है। अब यहां से आप थोड़ा थोड़ा टॉपिक को कैच करने लगोगे। अब इसको हम यहां से हटा देते हैं।
तो भाई यहाँ पर अब आप क्या देखोगे, अब आप देखोगे यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता की परिभाषा। ये तो आप उसका मतलब समझ गए होंगे, अब हम उसकी परिभाषा देखेंगे। तो देखो परिभाषा क्या होती है, किसी किसी सहसंयोजक सहसंयोजक अणु यानी मॉलिक्यूल। देखो इस वर्ड को समझना है थोड़ा सा। सहसंयोजक अणु किसको बोलते हैं, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता हो, उसको हम सहसंयोजक अणु बोलते हैं। और इस प्रकार के अणुओं के लिए हम विद्युत ऋणात्मकता का टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो किसी सहसंयोजक अणु में किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म, देखो मैंने आपको बताया था सहसंयोजक अणु में क्या होता है, सहसंयोजक अणु में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। मतलब एक एटम भी अपने इलेक्ट्रॉन को बीच में रखेगा, दूसरा भी अपने बीच में रखेगा, इलेक्ट्रॉन का क्या बन जाएगा, कपल बन जाएगा। और उस कपल पर पहले वाले एटम का भी अधिकार होगा, दूसरे वाले एटम का भी अधिकार होगा। ठीक है, इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन युग्म कहा। युग्म का मतलब होता है जहां पर दो हो। मान लीजिए मैंने कह दिया ये तो एक डस्टर है, इसके साथ में एक और डस्टर लिया है, तो वो डस्टर का कपल हो जाएगा, पेयर हो जाएगा, उसको हम युग्म बोलेंगे। तो किसी सहसंयोजक अणु में किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचने की अक्षमता, अक्षमता यानी पावर, उसकी विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, उसकी विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। तो भाई यहां पर आप लोगों ने विद्युत ऋणात्मकता की परिभाषा देख ली है। तो देखो किसी सहसंयोजक अणु में किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचने की, कह लो, या आकर्षित करने की यानी अट्रैक्ट करने की अक्षमता जो है वो उसकी विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। वो मैंने पहले आपको जो एग्जांपल है वो दरअसल इस डेफिनेशन के बाद में दिए जाते हैं, लेकिन आप लिख तो देना एग्जाम में बाद में, लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पहले ही समझे जाते हैं। तो बिल्कुल एग्जाम्पल के मतलब अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पर बनाया है इसको। कोई सहसंयोजक अणु है, उसमें कोई परमाणु है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को कितनी अक्षमता से, कितनी पावर से अपनी ओर खींचता है, वही क्या है, वही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मेजरमेंट है। और अगर मैंने आपको बता दिया है, अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसमें दोनों एटम सेम हो, तो क्या होगा, तो वहां पर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाएगी। भाई एक हाइड्रोजन है, दूसरा है, तीसरा है, जितने भी हैं सारों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। तो अगर H2 हुआ तो H2 में इलेक्ट्रॉन कपल जो है बिल्कुल सेंटर में रहेगा। जितनी पावर से उसको इधर वाला खींचेगा उतनी पावर से इसको इधर वाला खींचेगा, मतलब वो सेंटर में रहेगा। ठीक है, मान लो ये मार्कर है, इसको कोई 5 न्यूटन का फोर्स इधर की ओर लग रहा है और 5 न्यूटन का फोर्स इधर की ओर लग रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेंटर में रहेगा क्योंकि दोनों ओर से सेम फोर्स लग रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे HCl में था यानी हाइड्रोजन क्लोराइड में, वहां पर जो H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना वो Cl से कम होती है। क्यों? क्योंकि Cl की और इलेक्ट्रॉन पेयर वहां पर खिसक जाता है, वो सेंटर में नहीं रहता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि Cl ज्यादा पावर से अपनी ओर खींचता है। यानी क्या, अब क्या हो गया, यहाँ पर 7 न्यूटन का फोर्स है, यहाँ पर 5 न्यूटन का फोर्स है, तो इधर की ओर खिसक जाएगा मान, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, और किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एक दो फैक्ट बताऊंगा, उस फैक्ट को आप याद कर लेना। बाकी तो बस ये समझिए आप लोग कि अगर दोनों के दोनों सेम है एटम, तो दोनों की सेम होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दोनों पर जीरो चार्ज होगा मॉलिक्यूल के अंदर। लेकिन अगर दोनों डिफरेंट एटम है, ठीक है, तो एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, एक की कम होगी। ठीक है, इसलिए जिसकी और इलेक्ट्रॉन पेयर खिसक जाएगा उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव। और निगेटिव भी कैसा, निगेटिव को आप वहां पर ऐसे नहीं दिखाओगे, ऐसे दिखाओगे, ऐसे। इसको बोलते हैं डेल निगेटिव, मतलब थोड़ा सा निगेटिव। और पॉजिटिव जिसकी ओर से वो खिसकेगा उस पर ऐसे ऐसे आएगा, उसको आप ऐसे नहीं दिखाओगे और ऐसे नहीं दिखाओगे। ऐसा हम आयनिक कंपाउंड में दिखाते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से डोनेट कर दिए जाते हैं या गेन कर लिए जाते हैं। यहाँ पर तो शेयरिंग हो रही है ना, और थोड़े बहुत खिसक रहे हैं, इसलिए बस यहाँ पर हम डेल लगाते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे विद्युत ऋणात्मकता का पूरा टॉपिक। अब मैं आपको समझाता हूं कि इसके ट्रेंड क्या होते हैं, यानी पीरियोडिसिटीज में, जैसे मैंने आपको एटॉमिक रेडियस में बताई थी। तो भाई देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। अगर आपने टॉपिक्स पढ़ लिए तो आपको केमिकल बॉन्डिंग जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें तो इसका बहुत यूज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो वहां पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है,
और अब यहाँ पर आप लोग देखिए, तो भाई अब हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिसिटी। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम कैसे दिखाते हैं, इसको हम ई से दिखाते हैं, ई से भाई, ठीक है। ये एक बेसिकली मैथमेटिकल वैल्यू होती है, पॉइंट में भी हो सकती है, तो इसको हम ई से दिखाते हैं। अब देखो यहाँ पर पीरियोडिसिटी, तो मैंने आपको बताया था अगर हम पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट टू राइट चलेंगे, ये तो हो गया आपका राइट और ये हो गया आपका लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो क्या होता है, तो भाई लेफ्ट टू राइट चलने पर जो आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो क्या होगी, वो बढ़ेगी, ठीक है, वो बढ़ेगी। लेकिन अगर आप अप टू डाउन चल रहे हो, अगर आप अप टू डाउन जा रहे हो ऊपर से नीचे पीरियोडिक टेबल में, तो वहां पर जो ऊपर से नीचे जाने पर जो ई होगी वो घट जाएगी, ई घटेगी। तो ये ध्यान रखना, अगर आप पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं चल रहे हो, लेफ्ट टू राइट चल रहे हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ई बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप अप टू डाउन चल रहे हो, ऊपर से नीचे चल रहे हो, तो ई घट जाएगी। अब ऐसा देखो होता क्यों है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बेसिकली कोई मॉलिक्यूल है, मैंने आपको बताया जैसे H2 है, तो H2 में जो H है ना, H दोनों H अपनी ओर इलेक्ट्रॉन कपल को खींचते हैं। तो वो क्यों खींचते हैं, ऐसा क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन कपल पर भी कैसे चार्ज होगा, दोनों इलेक्ट्रॉनों पर निगेटिव चार्ज होगा। अब एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ये बात मैंने आपको बताई। तो न्यूक्लियस में कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव प्रोटॉन होते हैं, तो पॉजिटिव अपने आप ही निगेटिव को खींचेगा, इसलिए एटम इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या होगी, ई बढ़ जाएगी, और अप टू डाउन चलने पर ई घट जाएगी। यहां से आप एक बात नोट कर रहे होंगे कि एटॉमिक रेडियस के अपोजिट है बिल्कुल। भाई एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या थी, घटती थी, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। एटॉमिक रेडियस अप टू डाउन चलने पर बढ़ती थी, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। यानी हम यहां से एक सिंपल सा रिलेशन निकाल सकते हैं भाई, उस रिलेशन को देखो, यहां से एक सिंपल सा रिलेशन निकल जाएगा, क्या है, तो जो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है भाई, तो ये आपको पता लग गया होगा, एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो ये घटेगी, और ये घटेगी तो ये बढ़ेगी, एक घटेगी एक बढ़ेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर रिलेशन बनता है, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, जो रेडियस है आर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ई के, ये लिख सकते हो बस, ठीक है भाई। अब यहाँ पर एक फैक्ट आपको याद रखना है कि पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर आप जानते हो 118 एलिमेंट हैं। अब उनमें एक एलिमेंट आता है 17 ग्रुप के अंदर, पहला एलिमेंट है फ्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर 9 है। तो जो फ्लोरीन है बेसिकली इसका एटॉमिक नंबर 9 है, पूरी पीरियोडिक टेबल में भाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, पूरी पीरियोडिक टेबल में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, बड़े बड़े एलिमेंट भी हैं बहुत जिनके एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इससे कम है, इसकी सबसे ज्यादा है, ये बात ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, आपके होम एग्जाम में पूछा भी गया है बहुत बार। ये आपका हो गया। अब भाई यहां पर हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस, क्या देख लेते हैं, क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस के लिए भी मैं बेसिकली आप लोगों के लिए मॉडल से क्वेश्चन लाया हूं, ठीक है, तो आपको उन क्वेश्चन पर फोकस करना होगा। बेसिकली इसके क्वेश्चन एटॉमिक रेडियस के क्वेश्चन से कम है, लेकिन है इंटरेस्टिंग। देखो तो आओ देखते हैं इसके क्वेश्चन भाई। तो देखो जो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर वो दिया गया है आपको, पहला ही क्वेश्चन है, देखो पहला, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 4 एलिमेंट दिए गए हैं और कहा गया है इनको बढ़ती हुई विद्युत ऋणात्मकता में लगाइए, यानी इंक्रीजिंग। अब यहाँ पर आपको किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर सेट करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ना कि एटॉमिक रेडियस का। तो देखो आंसर देखते हैं इसका। तो देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें एक सिंपल बात आप देख रहे होंगे, सारे के सारे एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं। नीचे की ओर पहले फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, सॉरी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से। तो नीचे की ओर जाने पर क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने भी आपको बताया घटती है। अब
तो उल्टा कर देंगे इसको, आयोडीन की सबसे कम, फिर ब्रोमीन की उससे ज्यादा है, क्लोरीन की उससे ज्यादा है और फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब और क्वेश्चन देखते हैं, आइए। तो भाई क्वेश्चन है आप सभी के लिए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सिलिकॉन, सिलिकॉन को विद्युत ऋणात्मकता के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो देखो यहां पर देख लेते हैं इसको। अब यहाँ पर पहले तो आप देखो इनमें कॉमन बात क्या है सारे एलिमेंट में। तो यहाँ पर आपको एक कॉमन बात दिखेगी कि जो कार्बन और नाइट्रोजन है ये पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट है, कार्बन नाइट्रोजन, और जो फास्फोरस और सिलिकॉन है वो पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट है। कार्बन के जस्ट नीचे सिलिकॉन आता है पीरियड नंबर 3 में, और नाइट्रोजन के जस्ट नीचे फास्फोरस आता है। ठीक है, इसका ग्रुप नंबर 14 होता है, ग्रुप 14 G14, इसका G15। इस तरीके से इनकी व्यवस्था होती है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा माइंड लगाओ, तो भाई ऊपर से नीचे आने पर जो ई होगी वो बढ़ेगी, सॉरी घटेगी। ठीक है, ई क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और लेफ्ट टू राइट चलने पर, लेफ्ट टू राइट चलने पर अगर मैं ऐसे चलूंगा तो ई बढ़ेगी, ई क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अब लगाओ देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इस बेस पर सबसे कम किसकी होगी, जो सबसे कम होगी भाई वो होगी यहाँ पर सिलिकॉन की। क्यों, क्योंकि देखो ऊपर से नीचे घटती है, यानी नीचे वालों की ऊपर वालों से तो कम ही होगी। अब नीचे वालों में कंपेयर करो किसकी कम होगी, तो इधर से इधर बढ़ रही है, मतलब सिलिकॉन की कम है कंपैरेटिवली फास्फोरस के, तो सिलिकॉन तो आ जाएगा सबसे कम पे, सिलिकॉन तो आ जाएगा सबसे कम पे। उसके बाद देखो ऐसे बढ़ रही है तो फास्फोरस आ जाएगा उससे ज्यादा। फिर ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे पर घट रही है, मतलब नीचे से ऊपर बढ़ेगी, तो इधर ऊपर जाओ तो ऊपर अब देखो किसकी ज्यादा होगी, तो भाई यहाँ पर होगी आपकी, ऊपर जाने पर बढ़ रही है, मतलब नीचे वालों से ऊपर वालों की तो ज्यादा ही होगी। अब ऊपर वालों में कंपेयर करो फास्फोरस से ज्यादा किसकी है, तो देखो इधर से इधर जाने पर अगर हम ऊपर इधर से इधर चले लेफ्ट टू राइट तो बढ़ रही है। तो देखो भाई यहाँ पर सिलिकॉन और फास्फोरस तक हो गया आपका। अब देखो फास्फोरस से ऊपर वाले पर जाते हैं हम, मतलब सबसे कम तो सिलिकॉन की हो गई, उससे ज्यादा फास्फोरस की हो गई। अब हम ऊपर चलते हैं, अब ऊपर में देखो फास्फोरस से ज्यादा किसकी होगी, तो अगर हम ऊपर देखें तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन और नाइट्रोजन में। कार्बन और नाइट्रोजन में किसकी ज्यादा है, तो कार्बन और नाइट्रोजन में इसके बेस पर इसकी ज्यादा है। ठीक है, इसकी ज्यादा है, यानी कार्बन की कम है, यानी कार्बन की फास्फोरस से ज्यादा होगी, फिर नाइट्रोजन की होगी, इस तरीके से। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम सिलिकॉन की, फिर फास्फोरस की, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन। आंसर चेक कर लेते हैं इसका। हाँ, इस भाई इसका आंसर भी यही है, सबसे कम सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा अभी यहाँ पर। अब मैं इसके और क्वेश्चन देख लेता हूं, अगर शायद इसमें हुए तो भाई इसके केवल ये यहाँ पर दो ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर दिए गए हैं, वो दो ही क्वेश्चन है, इन दो को ही आपको करना है बस, पहले वाला और ये वाला। ये तो स्टार क्वेश्चन है, इसको स्टार करके रखना। तो यहाँ पर आज हमारे विद्युत ऋणात्मकता के क्वेश्चन भी होते हैं और इसका पूरा कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट होता है। और कल हम एक नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है आयनाइजेशन पोटेंशियल, यानी आयनन विभव, उसको स्टार्ट करेंगे। इसके क्वेश्चन आपको जहां से मिलते हैं आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए, बाकी जो बिल्कुल मेन क्लीन क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। और अगर कोई भी डाउट होता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, और भाई अगर वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से ही मिल जाए। और साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसका, इंस्टाग्राम अकाउंट का भी और टेलीग्राम अकाउंट का भी, दोनों चैनल के हैं। वहां पर आप डाउट पूछ सकते हैं अपने, बिल्कुल फ्री में। और वहां पर अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है वीडियो से रिलेटेड, ठीक है, वीडियो नहीं चल पा रही है या फिर कोई डाउट है सब्जेक्ट से रिलेटेड 11th 12th, ठीक है, वहां पर आप लोग उसको पूछ सकते हो। धन्यवाद।